आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गांधी गोडसे एक युद्ध मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है भारत की आजादी के बाद विभाजन से, जहां पाकिस्तान नाम का एक इस्लामिक देश बना दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह गए थे, इस्लामिक लोगों ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया था। हजारों लोगों की जानें ली गई और महिलाओं के बलात्कार भी किए गए। इसलिए ना चाहते हुए भी वहाँ के लोगों को भारत आना ही पड़ा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पर आए हैं वो आखिर रहेंगे कहाँ पर। और जब भारत के मुसलमानों पर जाति करने की कोशिश की गई तो गवर्नमेंट सरकार ने उन्हें फुल प्रोटेक्शन दिया और कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल तो यही है कि किसी भी हालत में इन दंगों को रोका जाए। सरकार चाहती है कि जो पाकिस्तान में हुआ वो भारत में ना हो, इसलिए वो लोग मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने लगे। वो इसलिए ताकि देश में शांति रहे। साथ ही पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से 55 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मतलब बापू को, जिन्हें सभी लोग बुरी तरह से गालियां दे रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने ही भारत का विभाजन कराया और वो मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। लेकिन बापू उनसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। जिसके बाद बापू पत्रकारों के सामने ये घोषणा करते हैं कि जब तक उनकी पूरी मांग नहीं मानी जाती तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। और उनकी मांग ये थी कि मुसलमानों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए और मस्जिदों से उन्हें नहीं निकाला जाए। और बिरला हाउस में ही वो अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी जी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनकी सारी शर्तें मान जाते हैं। लेकिन जब ये बात नाथूराम गोडसे को पता चली कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं तो वो पूरी तरह से बौखला जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब नाथूराम गोडसे को ये बात पता चलती है कि भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो गई है। और ये बात भी भारत सरकार गांधी जी के कहने पर ही मानी थी। और जब ये सारी बातें नाथूराम गोडसे ने सुनी तो वो कहते हैं कि अब गांधी को मरना होगा, क्योंकि नाथूराम गोडसे के नजरिए से अब गांधी जी पूरी तरह से हिंदू के खिलाफ हो चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपना अनशन छोड़ दिया था और प्रार्थना सभा में शामिल हो चुके थे। लेकिन यहीं पर हम नाथूराम गोडसे को देख पाते हैं, जिन्होंने गांधी जी के पैर भी छुए थे। जिसके बाद उन्होंने गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी। तब बापू को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे को जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर जब बापू का इलाज हुआ तो रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के ऊपर से खड़े होकर सभी को ये न्यूज देते हैं कि गांधी जी अब खतरे से बाहर हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन जब ये खबर नाथूराम गोडसे को पता चली तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। और यहीं से इस फिल्म की काल्पनिक कहानी शुरू होती है। अब आगे हम हॉस्पिटल में बापू को जिंदा देख पाते हैं और थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल में ही सुषमा नाम की एक लड़की अपने दोस्त नरेन के साथ आती है। सुषमा बापू से कहती है कि वो उनके साथ देश सेवा करना चाहती है और बापू भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। और साथ ही सुषमा के साथ नरेन नाम का लड़का भी होता है। दरअसल नरेन और सुषमा एक दूसरे से प्यार करते हैं और नरेन कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाता है और साथ ही वो गांधी जी से कहता है कि वो भी देश सेवा करना चाहता है। लेकिन गांधी जी उनसे कहते हैं कि वो पहले से ही देश सेवा कर रहा है, इसलिए वो वही करे। जिसके बाद सुषमा नरेन यहाँ से चले जाते हैं। तब बापू अपने लोगों से कहते हैं कि उन्हें गोडसे से मिलना है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर गोडसे ने ऐसा क्यों किया। तब गांधी जी तुरंत ही गोडसे की जेल पहुंच जाते हैं। तब गोडसे को लाया जाता है, जिनके हाथों में हथकड़ी भी लगी हुई थी। तब बापू हवलदार से कहते हैं कि गोडसे के हाथों की हथकड़ियां खोल दो और उन दोनों को अकेला छोड़ दो। तो बापू के कहने पर हवलदार ऐसा ही करते हैं। वो गोडसे के हाथों की हथकड़ियां खोल देते हैं और बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद बापू और गोडसे के बीच छिड़ जाता है विचारों का युद्ध। यहाँ पर बापू गोडसे से कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगा कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर गोडसे बापू से कहते हैं कि उसने कोई जुर्म कबूल नहीं किया है। उसने अदालत में भी यही कहा था कि उसने सिर्फ गोली मारी है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने गांधी का वध करने की कोशिश की थी, क्योंकि तुमने हिंदू राष्ट्र को अलग करने की कोशिश की थी। साथ ही गोडसे गांधी जी से कहते हैं कि वो उग्र हिंदूवादी विचारधारा से प्रभावित है और आपने हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दी थी। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर भी मैं आपको ही दोषी मानता हूँ। जिसके बाद बापू सरकार के सारे नेताओं के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वो एक प्रस्ताव रखते हैं और वो अपने नेताओं से कहते हैं कि अब उन्हें कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि आजादी के समय पे कांग्रेस एक खुला मंच था, जिसमें कि सारे लोग जुड़े और आजादी की लड़ाई लड़ने में उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन अब इसे एक पार्टी के रूप में स्वीकार करना अच्छा नहीं होगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू बापू से कहते
कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के द्वारा देश की सेवा करेंगे, जिस पर कि बापू उनसे कहते हैं पार्टी सिर्फ सत्ता प्राप्त करती है और राज करती है, देश सेवा नहीं। जिस पर कि बाबा साहब कहते हैं कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि आधुनिक भारत तो तभी बनेगा जब देश में समानता हो और सभी को न्याय मिले। एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर ना तो शासन करना चाहिए और ना ही शोषण करना चाहिए। सदियों से चली आ रही इन ऊंच नीच को खत्म करना चाहिए और समानता लानी चाहिए। लेकिन यहीं पर कुछ ऊंची जाति के लोग भी मौजूद थे जिन्हें बाबा साहेब की ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो बाबा साहेब की इन बातों का विरोध भी करते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर देश को सशक्त बनाना है तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं बल्कि संविधान को ही ऊपर होना चाहिए। और बाबा साहेब की इन सारी बातों पर बापू भी समर्थन करते हैं, पर ऊंची जाति के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती और वो मिलकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहेब को तो वो संभाल लेंगे, लेकिन अगर वो बापू को कंट्रोल नहीं कर पाए तो अनहोनी हो जाएगी। तब वो बापू को मरवाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बापू को बिहार में ग्राम स्वराज की स्थापना करते हुए देखते हैं, जो कि देश सेवा के लिए एक नई पहल और एक नया आंदोलन शुरू कर रहे थे, जिनमें गांव के सभी लोग उनका साथ भी देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गांव के जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि यहाँ पर एक सड़क बनाई जाए। तब गांव के लोग इसका विरोध करते हैं, पर वो नहीं मानते। तब बापू की एंट्री होती है और वो इस काम को तुरंत ही रुकवा देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद बापू को पता चलता है कि गांव में एक पटवारी है जो गांव के लोगों पर जाति करता है और लड़कियों का शोषण भी करता है। और एक दिन उसने एक गांव की लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले गया। और ये सारी बातें जब बापू को पता चली तो बापू गांव के ढेर सारे लोगों के साथ उस पटवारी के घर पर पहुंच जाते हैं और उस पटवारी को अच्छे से सबक भी सिखाते हैं। बापू इसी तरह से बिना सरकार की मदद लिए इसी तरह के कई सारे काम करते हैं। साथ ही हम यहाँ पर एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बापू को मारने की बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद बापू के ऊपर आरोप लग जाते हैं कि आखिर सरकार के होते हुए भी वो कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं। तब बापू को देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है और उसी जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कि गोडसे मौजूद थे। जेल में पहुँचने के बाद बापू और गोडसे के बीच में ढेर सारी बातें होती है। यहीं पर गोडसे बापू से ढेर सारे सवाल करते, तो कभी बापू इन सवालों में अटक जाते तो कभी स्पष्ट रूप से जवाब दे देते। उन दोनों की विचारधारा एकदम अलग थी। यहाँ गोडसे उनसे कहता है कि वह उनका सम्मान करता था। वो कहते हैं कि वीर सावरकर और आपने जो लिखा या बोला उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज ने नहीं। वो कहते हैं कि मेरे पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ कि मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी, जहाँ दुनिया का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नजदीक किया। मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती थी और उसे कायम रख सकती थी। जिस पर कि बापू गोडसे से कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा से ही अलग अलग धर्म के मौजूद थे और वो मिलजुल कर रहा करते थे, और अगर किसी धर्म के लोगों को हम अलग कर दे तो हमारा देश छोटा हो जाएगा। हमारे देश की संस्कृति यही है कि हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही बापू गोडसे से कहते हैं कि उसने हमेशा कोशिश की कि भारत के बंटवारे ना हो, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। बापू कहते हैं कि जब ये तय हो गया था कि आजादी मिलने वाली है तो मेरे कुछ अपने ही लोगों ने मुझे दरकिनार कर दिया, क्योंकि मैं उनके लिए बोझ बन गया था। और दक्षिण अफ्रीका में जो मैंने किया था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। तो मैं लगता है कि उसने इतने सारे आंदोलन सिर्फ मुसलमान के लिए किया, बल्कि उसने ये सारे आंदोलन अपने देश के लिए किए थे। साथ ही यहाँ पर बापू गोडसे को 55 करोड़ रुपए वाली बात भी बताते हैं। वो उनसे कहते हैं कि उसने 55 करोड़ रुपए की मांग के लिए अनशन तो कभी किया ही नहीं था। उसने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए अनशन किया था, लेकिन कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी थी कि उस मांग में 55 करोड़ रुपए की मांग भी मौजूद थी, और ये अफवाह भी मेरे कुछ अपने लोगों ने ही फैलाई थी। अब अगले दिन जेल में ही प्रार्थना सभा हो रही थी, और इसी जेल में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में गन थी और वो गांधी जी को मारना चाह रहा था, लेकिन वो उसे मार पाता इससे पहले ही गोडसे गांधी जी की जान बचा लेता है। और आखिर में जब वो जेल से छूटते हैं तो बाहर आते ही सभी लोग गांधी और गोडसे के नारे लगा रहे थे। तो दोस्तों, फिल्म का एक नया पहलू ये है कि इसमें कल्पना के जरिए वो दिखाया गया है जो शायद आप कभी नहीं देख पाते। गांधी जिंदा होते तो क्या करते, वो गोडसे से मिलते तो क्या करते। इन सवालों के कई जवाब हो सकते हैं, जिनमें से एक राजकुमार संतोषी ने फिल्म के जरिए दिया है। एक अलग विचार लेखक ने इस फिल्म में अलग दुनिया बनाने की कोशिश की है, जहां उन्होंने इतिहास के दो बड़े किरदारों को जीवित करते हुए उनकी नई कहानी बनाई है।
इस तरह का एक्सपेरिमेंट विदेशी फिल्मों में देखा गया है। इसके जरिए इतिहास में कल्पना मिलाकर पेश किया गया है, जो कि फिल्म का प्लस पॉइंट माना जाना चाहिए। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गांधी गोडसे की गोलियों से जिंदा बच जाते तो क्या होता, क्या करते, कांग्रेस के साथ क्या करते, सरकार के प्रति उनका क्या रुख रहता, अपने हत्यारे नाथूराम गोडसे से बात की होती तो क्या बात होती। फिल्म ने इन सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ जगह पर आप उनकी कल्पना से इत्तेफाक ना रखें, मगर कल्पना की खूबसूरती यही है, कुछ भी सोच सकते हैं। जब उस सोच पर फिल्म बनानी हो तो मेकर्स उस सोच को पॉलिश करते हैं, एक नैरेटिव देते हैं। यूं होता तो क्या होता पुराना सगल है, लेकिन इसमें हमेशा ही रिस्क रहता है कि आप किसी की तरफ देखने लगते हैं। मेकर्स ने प्रयास किया है कि इससे बचें। फिल्म के आखिरी सीन को छोड़ दे तो गांधी पूरी फिल्म में एक बिगर पर्सन ही दिखते हैं। और फिल्म की बेसलाइन ये है कि गांधी से जुड़े सारे आरोपों और बहसों को एड्रेस किया जाए। मसलन गांधी का बॉस के लिए क्या रवैया था, नेहरू और पटेल के बारे में क्या सोचते थे, बंटवारा किसने करवाया, अखंड भारत पर क्या सोचते थे। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप में जो आरोप लगे थे, गांधी उनसे डील करते हुए नजर आते हैं। और गोडसे को एक अड़िग हिंदू का ही रोल दिया गया है। उसके अपने विचार थे, उसने गुस्से में आकर गोली नहीं चलाई थी। वो समझता था कि उसका कदम देश हित में है। उसे लगता था कि गांधी ओवररेटेड है, देश को अपनी सोच पर चला रहा है, किसी की नहीं सुनता है, सबसे ऊपर है। ये भी सोचता है कि केवल कांग्रेस और गांधी ने ही देश को आज़ादी नहीं दिलाई, बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई लोगों ने कुर्बानी दी, गोली खाई। तब भी गांधी को हिंदू विरोधी, अंग्रेजों का एजेंट, मुसलमान प्रेमी और बंटवारों का जिम्मेदार कहा जाता था। तब भी ऐसी बातें होती थी कि गांधी ने अहिंसा और चरखे में उलझा दिया है। गर्म दल को समर्थन मिलता तो 20 साल पहले ही आजादी मिल जाती। और गांधी को इन सवालों के साथ कंफर्ट किया गया है। और फिल्म के संवाद अनुपम है, लिखाई की नजर से नहीं, मुद्दे की नजर से। गांधी और गोडसे का एक संवाद है जिसमें गोडसे उन्हें अखंड भारत का नक्शा दिखाते हुए कहते हैं कि उसका सपना है अखंड भारत। गांधी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तुमने इस नक्शे के तिब्बत और बर्मा, अफगानिस्तान को शामिल कर लिया है, तुम कभी वहां पर गए भी हो, क्या उनकी संस्कृति के बारे में जानते हो? गोडसे चुप हो जाता है। खैर, फिल्म में गांधी और उनके कांग्रेस से मोह भंग की बात भी बताई गई है। गांधी ने अपने जीते जी कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। उनका मत था कि कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए एक खुला मंच था, अब इसके नाम पर लोगों से वोट मांगना ठीक नहीं है। एक संवाद में गांधी कहते हैं, सरकारें सेवा नहीं करती, केवल हुकूमत करती है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।